हेलो क्लास 12। आज मैं आपके साथ नमक पाठ पढ़ने जा रही हूँ। तो नमक पाठ हम पढ़ने से पहले उसकी लेखिका रज़िया सज्जाद ज़हीर के जीवन के बारे में 4-5 चीजें रिपीट कर लेते हैं। कहाँ उनका जन्म हुआ, क्या क्या उन्होंने किया। तो देखिए, उनका जन्म हुआ था 1917 यानी कि 1917 में राजस्थान अजमेर में, और उनकी डेथ हुई 1979 में। ये तो उनकी हमने जन्म और मृत्यु ले ली। अब उनके बीच का जीवन के बारे में भी हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं। जो बीए तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, वो सारी शिक्षा उन्होंने घर पर ही ग्रहण की। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उर्दू में एमए किया, और वो उर्दू कहानियों की एक बहुत अच्छी लेखिका मानी जाती है। जर्द गुलाब नाम से उनकी उर्दू कहानियों का एक संग्रह है, और बहुत सारी उनकी कहानियां दूसरी भाषा या हिंदी में हमारी ट्रांसलेट हो चुकी हैं। ये कहानी भी उर्दू में ही उन्होंने लिखी थी, यहाँ पर हिंदी में उसको परिवर्तित किया गया है। तो हम आइए अब चलते हैं नमक कहानी की तरफ। नमक कहानी जो है वो दो देशों की कहानी है। इन जगह बदलने से भावनाएं नहीं बदलती। जो जहां का होता है सदा उसे अपनी जगह ही याद आती है। वही जगह, वही लोग, वही सब खान पान, सब अच्छा लगता है। इस पाठ में ये बात बताई गई है। रज़िया ने ये बात जो है, यानी कि रज़िया सज्जाद ज़हीर ने सफिया नाम से ये कहानी लिखी है, और सफिया ने आत्मकथात्मक शैली में अपनी कहानी को कहा है। देखिए, इस कहानी बताने से पहले मैं आपको 2-4 पंक्तियां बताना चाहती हूँ। इंसान यहाँ से वहां चले जाते हैं, भावनाएं नहीं बदलती। किसी कविता की मुझे 2-4 लाइनें याद आती हैं, मैं उनको आपको सुनाना चाहती हूँ। उसके बाद हम इस पाठ का सारांश शुरू करेंगे। देखिए, कहो तुम्हारी धरती का है कितना विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। धरती को हम काटे छाटे तो अंबर को भी तो बांटे, एक अनल है एक सलिल है एक अनल संचार, कहो तुम्हारी धरती का है कितना विस्तार। इसमें कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि जो धरती है उसको हम उस सीमाओं में बांट सकते हैं, लेकिन हम व्योम यानी कि आकाश को नहीं बांट सकते, क्योंकि हवा पानी बांटा नहीं जा सकता। अब हमारे बहुत सारे होशियार बच्चे ये कहेंगे कि मैम, पानी तो देश के साथ साथ बढ़ जाता है, क्योंकि नदी जहां बहती है और जिस देश की सीमा से लग के बहती है 12 किलोमीटर तक पानी उसी देश का कहलाता है। तो बेटा, ये तो अलग बात हो गई। हम भावात्मक बात की कर रहे हैं कि मन नहीं बदलता इंसान का, मन इंसान का वैसे ही रहता है। आप में से कोई सारे बच्चे ऐसे होंगे, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके कई स्कूल बदल गए होंगे, लेकिन क्या आप अपने पिछले स्कूल को कभी याद नहीं करते? क्या आपको पिछले टीचर्स याद नहीं आते? क्या कभी उनकी डांट आपको ध्यान नहीं आती? तो आप ये कहेंगे कि डांट ध्यान में आती है, वो हमें डांटते थे। लेकिन अगर आपको डांट ध्यान में आती है, इसका मतलब भी आप उनको याद करते हैं। जरूरी नहीं कि किसी के प्यार के शब्दों को ही हम याद करें। याद करने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम उनकी अच्छी और कड़वी बातों को भी याद करते हैं, लेकिन याद तो करते ही हैं। आइए अब कहानी की तरफ आ जाते हैं। सफिया इसका एक मेन चरित्र है, यानी कि मेन कैरेक्टर है। वो अपने पड़ोस में कीर्तन में गई। जब वहां पर कीर्तन में गई तो उन्होंने एक सिख महिला ऐसी देखी जिनको देखकर उनको अपनी माँ का याद आ गया, जो कि अब इस संसार में नहीं रही थी। उन्हें लगा कि वैसा ही सफेद दुपट्टा ओढ़े हैं, वैसे ही उनका कुछ शरीर है, और वैसे ही प्यार से वो उनको देख रही हैं। बहुत देर तक वो उनको देखती रही, सफिया उनको देखती रही। उसके बाद उन सिख महिला ने अपनी बहू से पूछा कि ये कौन है। तो उनको पता चला कि ये पड़ोस में रहने वाली एक महिला है, और अगले दिन लाहौर जाने वाली है। जब उन्होंने सुना लाहौर जाने वाली है तो तुरंत वहां से उठकर सफिया के पास आ बैठी, और फिर अपने लाहौर की तमाम बातें करने लगी, क्योंकि वो तो वहीं की थी, उनका बचपन वहीं बीता था, बहुत कुछ उनकी यादें वहां से जुड़ी थी। तो वो बताने लगी कि लाहौर के लोग कैसे हैं, कितना अच्छा ड्रेस पहनते हैं, खानों के कितने शौकीन हैं, और उनको लगा कि उनकी यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है। सफिया ने कहा कि अब तो आप यहाँ बहुत साल से हैं। तो उन्होंने बताने लगी कि यहाँ पर भी उनके पास कोठी है, बंगला है, बिजनेस है, कोई असुविधा यहाँ भी नहीं है, लेकिन उनको अपनी जगह बहुत याद आती है। कीर्तन होता रहा और दो महिलाएं अपनी बातें करती रही। जब कीर्तन होने के बाद प्रसाद बंटने का टाइम आया और घर जाने का समय हो गया, तो जो सिख महिला थी वो जाकर एक जगह खड़ी हो गई और सफिया को देखने लगी।
सफिया उठी, उनके पास गई और वो भी बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि उनको लगा कि वो उनकी माँ है, माँ की तरह ही बिहेव कर रही है। वो उनके पास गई और कहने लगी कि आप कुछ मंगाना चाहती हैं वहां से, यानी कि लाहौर से, यानी कि उनके वतन से, तो मैं लेती आऊंगी। उन्होंने कहा, सोचती रही, यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बहुत सोच के उन्होंने कहा कि ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। सफिया ने सोचा वो ज़रूर लेकर आएगी। उनकी माँ सरीखी इन महिला ने उनसे एक छोटी सी फरमाइश की है, वो इसे ज़रूर पूरा करेंगी। अगले दिन वो चली गई। वहाँ पर उनके भाई रहते थे। 15 दिन का उनका एक ट्रिप था, वो आराम से वहाँ आ रही। 15 दिन किस तरह से बीत गए उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो इतने कई साल बाद अपने भाइयों के बीच गई थी। उनके एक भाई कस्टम अधिकारी थे। वहां रहते 15 दिन में उन्हें बराबर यही ध्यान रहा कि उन्हें नमक लेकर जाना है, क्योंकि उनकी माँ ने नमक उनसे तोहफे के रूप में मंगाया है। सफिया ने एक दिन अपने कस्टम अधिकारी भाई से कहा कि उनको नमक अपनी माँ के लिए लेकर जाना है। भाई एकदम चौंक गए, कहने लगे कौन सी माँ, उन्हें तो दुनिया से गए भी जमाना बीत चुका है। तो उन्होंने पूरी बात उनको बता दी कि किसके लिए और उन्हें नमक लेकर जाना है। इसके बाद भाई ने कहा कि नमक ले जाना लीगल नहीं है, अगर आप ऐसा करेंगी तो कस्टम पर आपके सामान की बहुत बुरी जांच होगी, और क्योंकि वो कस्टम अधिकारी थे इसलिए उनका मानना था उनकी बदनामी अलग से होगी। तो सफिया कहने लगी कि वो चुरा कर थोड़ी लेकर जाएंगी, वो तो सबको दिखाकर ले जाएंगी नमक। तो भाई को बड़ी हैरानी हुई कि कैसी बात ये करती है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब वो आ रही थी तो कीनू और केले एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे, कोई रोक टोक नहीं थी, वो ले जाएगी किसी तरह से भी। जाते जाते 15 दिन पूरे चले गए। अब उनके जाने का दिन आने वाला था। उस दिन, उससे पहले वाली रात में उन्होंने सब तैयारी कर डाली। उनको बहुत सारे गिफ्ट उपहार मिले, तोहफे मिले, उन्हें लाने के लिए उसको समेट रही थी। तो नमक की पुड़िया का क्या करें, इस दुविधा में थी। नमक की पुड़िया को उन्होंने कीनू की बास्केट के नीचे रख दिया, ऊपर से कीनू सजा दिए। सोचा ऐसा कि इस तरह से वो ले जाएगी, कोई रोकता नहीं कीनू को, ये पार चला जाएगा और उनकी बात भी रह जाएगी, और भावात्मक रूप से जो वायदा किया है वो वायदा भी पूरा हो जाएगा। रात में वो सो गई। जब वो सो गई तो रात में उनको ये सपने दिखने लगे। जब उनका ये विश्वास डगमगा रहा था कि कैसे वो लेकर जाएंगी, तो रात में जब वो सोई तो उनको लगा कि उनके माँ उनको दिखाई दे रही हैं। रात में माँ को सपने में देखने के बाद जो उनका विश्वास डगमगा रहा था कि क्या करेंगी, उन्होंने सोचा नहीं, वो उपहार तो लेकर ही जाएंगी। अगले दिन उनकी जाने की बारी आ गई। उनके भाई चाहते थे वो कुछ दिन और रुक जाए। उनके छोटे छोटे भतीजे भतीजियां कहते थे कि आप हर साल क्यों नहीं आती हैं। वो उनसे कहते, फूफी जान यानी कि आंटी यानी कि बुआ जी, आप हर साल हमारे यहाँ आया कीजिए। कई कई साल बाद उनका आना जाना होता था। वो कस्टम अपने भाई के साथ वहां से इंडिया आने के लिए निकल आई। अब कस्टम की बारी आई। भाई उनको लेकर आ गए। भाई ने उन्हें दिल्ली तक का टिकट दिया। उसके बाद उनको वेटिंग रूम में बैठा दिया और भाई बाहर टहलने लगे। वो बराबर कीनुओं की जो बास्केट थी उसको ही तकती रही। फिर उन्होंने अपने दिल में डिसाइड किया कि ये जो एक उपहार है, जो तोहफा है, जो मोहब्बत के लिए मोहब्बत से जा रहा है, वो उसको चुरा कर नहीं लेके जाएंगे, दिखा कर लेकर जाएंगे। उनका सामान जब चेक होने लगा तो उन्होंने वो पुड़िया निकाली और निकालकर अपने पर्स में रख ली, और बाहर एक कस्टम अधिकारी खड़े थे, उनके पास वो चली गई। और जाने के बाद उन्होंने वो सारी बात उनको कहकर सुना दी। एक एक बात बता दी कि उनके पास नमक है और नमक वो किसके लिए ले जाना चाहती है। कस्टम अधिकारी ने उनसे कुछ नहीं कहा। नमक की पुड़िया उनके पर्स में रखी रही। उनसे बस ये कहा। उनकी हिम्मत भी उनसे बात करने के लिए इसलिए पड़ गई थी कि उनको लगा कि जैसे ये अपने ही वतन के इंसान है। तो उन्होंने उनसे कहा कि वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों को उनका सलाम कहें और ये नमक उनको बहुत इज्जत के साथ दे दें। यहां से उनका नमक पार हो गया। अब वो जंगला पार करके दूसरी तरफ आ गई। यहाँ पर भी समस्या यही थी कि उनके सामान की चेकिंग होगी, कस्टम अधिकारी सामान को देखेंगे और नमक निकल आया तो क्या होगा। वो वहां से निकल आई थी तो उनकी हिम्मत थोड़ी पड़ गई थी। यहाँ पर कस्टम अधिकारी थे, वो हिम्मत करके उनके पास गई जब सामान की चेकिंग होने लगी और उनको भी पूरी बात बता दी। कस्टम अधिकारी ने कहा कि आप जाकर अंदर कमरे में बैठिए। वो डर गई कि अब क्या होगा। वो भी उनके साथ चली गई। वो वहां जाकर बैठ गई। कस्टम अधिकारी ने चाय मंगाई, उनको चाय पिलाई और पुड़िया
धीरे से उनको उनके पर्स में रखवा दी और उस पर्स को लेकर वो खुद कस्टम की सीढ़ियों तक चले आए और वहां जाकर ये कहा कि मेरा वतन भी ढाका है। वो भी ढाका के रहने वाले हैं। ढाका उस वक्त एक अलग से कंट्री नहीं था। उन्होंने बताया कि वो ढाका के रहने वाले हैं और अपनी जगह की बहुत तारीफ करने लगे। बताने लगे ढाका का जैसा ढाब है वैसा कहीं नहीं होता। ढाब का अर्थ है कच्चा नारियल। वो वहीं के रहने वाले हैं, उनका वतन ढाका है। इस तरह से सफिया लौटकर अपने घर आ गई और नमक भी उनके साथ आ गया। अधिकारी ने उनसे ये कहा कि जो प्यार के तोहफे हैं वो प्यार से ही निकल जाते हैं। इस तरह से ये कहानी का अंत हो गया। एक भावात्मक लगाव जो अपनी जगह से होता है ये इस पाठ में बताया गया है। ये कहानी का सारांश हो गया। अगली वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। तब तक आप इसको आराम से देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।